ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग माइक्रोब्स से इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का, लेक्चर नंबर 2 का। इसके जस्ट पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि माइक्रोब्स क्या होता है। सबसे पहले देखे थे माइक्रोब्स से क्या होता है, केवल बैक्टीरिया को शामिल नहीं किया जाता, केवल मोनेरा जगत के जीव ही शामिल नहीं है, इसके अलावा आपका जितना भी प्रोटोजोआ है, कवक है, ठीक है ना, और उसके अलावा वायरस है, उन सभी को भी क्या माइक्रोब्स की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे माइक्रोब्स का उपयोग कौन से इंडस्ट्री में, आपका यानी घरेलू उत्पादों में पहले तो देखे थे। किसमें देखे थे, घरेलू उत्पादों में। दही का बनना हो गया था, पनीर का बनना हो गया था। पनीर कितने प्रकार का बताया था, 2 प्रकार का, एक स्विस चीज बोला था और एक कौन सा बोला था आप लोगों को, रॉकफोर्ट चीज, ठीक है। स्विस चीज का किससे कौन से बैक्टीरिया से निर्माण होता है बोला था, प्रोपिनोबैक्टीरियम सार्मनाई। और कौन से कवक से निर्माण होता है रॉकफोर्ट का, पेनिसिलियम रॉकफोर्ट, ये याद करने बोला था। उसके बाद ताड़ी पढ़े थे, इडली और डोसा पढ़े थे, ठीक है, रेटिंग प्रक्रिया क्या होता है। उसके बाद हाउस होल्ड प्रोडक्ट कंप्लीट जैसे हुआ तो हम लोग शुरुआत किए थे किसमें, इंडस्ट्री लेवल पर। इंडस्ट्री लेवल में सबसे पहले हम लोग देखे अल्कोहल इंडस्ट्री। अल्कोहल इंडस्ट्री में मैं क्या का उपयोग होता है बोला था, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकर्स यीस्ट बोलते थे, ठीक है। मैं आप लोगों को 2 तरीके से बनता है अल्कोहल ये भी बताया था, ठीक है। एक तो अनाज से बनता है, दूसरा सीरा से बनता है बोला था। अनाज से बनता है तो वहाँ पास 3 एंजाइम लगता है। सबसे पहले कौन सा लगता है, डाइस्टेज, उसके बाद कौन सा लगता है, माल्टेज, उसके बाद कौन सा लगता है लास्ट में, इन्वर्टेज, जो कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, एथिल अल्कोहल में। और मान लो तुम्हारा सीरा से बनता है तो सबसे पहले इन्वर्टेज लगता है और उसके बाद क्या लगता था, जाइमेज, ये हो गया था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि किस तरीके से बियर बनता है, वाइन कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि रम कैसे बनता है, विस्की कैसे बनता है, इसके बारे में बताया था। उसके बाद बताया था बेकरी उद्योग में जो CO2 रहता है उसके कारण जो आपका ब्रेड रहता है वो फूला हुआ रहता है। और यहाँ पास भी जो यीस्ट काम में आता है उसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। कौन सा एंजाइम निकालता है बोला था, जाइमेज। कौन सा एंजाइम निकालता है, जाइमेज। यहाँ तक क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लोग अम्ल के उत्पादन में बात किए थे, ठीक है। और अम्ल में मैं तुम लोगों को बहुत सारा अम्ल बताया था। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा याद रखना है, जो आता ही आता है, वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कवक से प्राप्त होता है, एस्परजिलस नाइगर से। उसके बाद ब्यूटेरिक एसिड तुम्हारा क्या है, ब्यूटैलिक तुम्हारा बैक्टीरिया रहता है उससे मिलता है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर से मिलता है, ठीक है, तो वो उसके नाम से ही पता चल जाएगा। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से मिलता है, क्लियर है। तो ये 4 ठोक पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे एंजाइम का। एंजाइम में सबसे पहले लाइपेज एंजाइम, जो कि तेल वगैरह को हटाने में काम करेगा बोला था। प्रोटीएज और पैक्टिनेज के बारे में क्या बोला था कि जो फलों का रस रहता है उसमें जो रेशा रहता है उसको साफ करने का काम करता है। माजा वगैरह का उदाहरण दिया था तुम लोग को। नॉर्मल जो फ्रूट जूस पियोगे, ठीक है, उसमें रेशा तुमको आसानी से पता चलता है, लेकिन तुम लोग फ्रूटी पीते हो या माजा पीते हो तो उसमें रेशा का पता चलता है क्या, नहीं। मतलब उसमें जो रेशा रहता है उसको पचाने के काम के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, प्रोटीएज और पैक्टिनेज, क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पढ़ने लग गए थे। मतलब ऐसे अणु, ध्यान से समझना, ऐसे अणु जिसका हम लोग मानव कल्याण के लिए, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं और उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सबसे पहले कौन सा दवाई पढ़े थे, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। किससे प्राप्त होता था, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। और उसका उपयोग क्या था, क्या था, ब्लड को, हाँ क्या था, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, रक्त का थक्का जमने से रोकना। उसके बाद दूसरा था आपका साइक्लोस्पोरिन, ये जो कि कवक से मिलता था, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और ये ऊतक प्रत्यारोपण के समय या अंग प्रत्यारोपण के समय काम में आता है बोला था, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम रहता है उसको डाउन करता है, ठीक है, ताकि हमारा जो ऑर्गन है, ठीक है, ध्यान से समझना, हमारा जो बॉडी है, जो नया ऑर्गन है उसको एक्सेप्ट कर पाए। यदि इम्यूनिटी सिस्टम हाई रहेगा तो एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम का एक गुण है स्व और पर में विभेद करना। कौन सा, सेल्फ कोशिका और कौन सा नॉन सेल्फ। तो इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करने के लिए उपयोग करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए का। उसके बाद हम लोग बात किए थे कौन से दवाई का, स्टैटिन का। स्टैटिन जो रहता है इससे प्राप्त होता है मोनास्कस परप्यूरियस से, ये पढ़े थे, मोनास्कस परप्यूरियस से प्राप्त होता है। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, डाउन करता है। कैसे करके करता है, जो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए उत्तरदायी जो तुम्हारा एंजाइम है उसके साथ प्रतियोगात्मक संदमन करता है। वर्ड याद रखना, प्रतियोगात्मक संदमन। ये जो छोटे छोटे पॉइंट बोल रहा हूँ ना, ये 1-1 नंबर 2-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। स्टैटिन क्या है, किससे प्राप्त होता है, उपयोग लिखिए। साइक्लोस्पोरिन क्या है, उपयोग लिखिए, किससे प्राप्त होता है, ऐसे करके, समझ आ रहा है। उसके बाद हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं किसका बारे में, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का खोज कैसे हुआ, ठीक है। किन किन वैज्ञानिकों को एंटीबायोटिक्स के खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला, सबसे पहला पार्ट ये रहेगा। उसके बाद इस चैप्टर का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो वाहित मल रहता है, घरों से निकलने वाला मल मूत्र रहता है जो कि सीवर में जाता है, सीवेज में जाता है, तो उनका किस तरीके से नदियों में मिलाने से पहले, छोड़ने से पहले या समुद्र में छोड़ने से पहले उपचारित किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बायोगैस है जो बचपन से पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स का जैव उर्वरक के रूप में कैसे उपयोग करते हैं।
या फिर जो कीट वगैरह रहते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो पीड़कों के नियंत्रण के लिए यानी बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो इतना टॉपिक के साथ हमारा ये जो चैप्टर रहेगा वो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोब्स का उपयोग किस रूप में, आपका एंटीबायोटिक्स के रूप में। कौन से रूप में? एंटीबायोटिक्स के रूप में। क्लियर है? चलो देखो, तो सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स, नाम को ही समझो, एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब क्या होता है? विरुद्ध, और बायोटिक मतलब क्या होता है? जीवन। क्या होता है? जीवन। तो ध्यान समझना, जीवन के विरुद्ध, तो ऐसा दवाई जो जीवन के विरुद्ध हो, तो किसके जीवन के विरुद्ध हो? हमारे की सूक्ष्म जीवों की। क्लियर है ना? ये वर्ड हमेशा याद रखना। एंटी मतलब क्या होता है? विरुद्ध, और बायोटिक मतलब क्या? जीवन। जीवन के विरुद्ध, लेकिन किन के जीवन के विरुद्ध? सूक्ष्म जीवों के, सूक्ष्म जीवों के जीवन के विरुद्ध। क्लियर है ना? ये होता है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? ध्यान समझना, ध्यान समझना, ये वर्ड है तो समझ डाले। एंटीबायोटिक से होते हैं आपके केमिकल। क्या होते हैं? केमिकल, जो कि किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? बैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? बैक्टीरिया, ये तो फिर तुम्हारा क्या? फंगस है। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है? उत्पादित होता है, जो कि अन्य सूक्ष्म जीवों को, खुद को तो इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो उत्पादन कर रहा है उसको खुद को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो अन्य सूक्ष्म जीव रहेंगे, जो आपका अन्य सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनको क्या कर देते हैं? ये नष्ट कर देते हैं। अन्य सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए तो ये लाभदायक है। ठीक है, यानी कि ध्यान समझना, एंटीबायोटिक्स है तो किसके जीवन के विरुद्ध है? ये सूक्ष्म जीवों के। तो हमारे लिए क्या है? प्रो लाइफ है, जीवन के प्रति है। हमारे लिए क्या है? जीवन के प्रति। प्रो लाइफ होता है ह्यूमन के लिए। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होता है क्या? ये जीवन के विरुद्ध। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल होते हैं जो कि वायरस बोल रहा हूँ, जो कि आपका बैक्टीरिया या फंजाई द्वारा उत्पादित होते हैं। ठीक है, और ये किसी अन्य सूक्ष्म जीव को नष्ट करने का कार्य करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब एंटीबायोटिक्स का खोज जो हुआ था वो अकस्मात हुआ था, एकदम से ऐसा नहीं हुआ था कि हम लोग प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का खोज कर रहे थे। ठीक है, और अकस्मात हुई खोज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, अकस्मात हुई खोज। इसका जो खोज था अकस्मात हुआ था, यानी किसी चीज़ का खोज नहीं कर रहा था। ध्यान समझना, मैं सोना खोजने के लिए गया था लेकिन मेरे को हीरा मिल गया, ऐसा समझो। तो हीरा का खोज अकस्मात हुआ ना। तो ऐसे क्या हुआ था, ध्यान समझना, एक वैज्ञानिक थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, कौन थे? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, ध्यान समझना, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे स्टाफाइलोकोकस नामक एक बैक्टीरिया है उसके ऊपर अध्ययन कर रहे थे। किसके ऊपर अध्ययन कर रहे थे? स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ऐसा स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया का क्या किए थे? ध्यान समझना, ऐसा कल्चर मीडियम बना करके रखे थे। क्लियर है ना? ये असल में जो स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया रहता है ना, ये सड़न उत्पन्न करता है। किसमें? अंगों में। जब वर्ल्ड वार चल रहा था, ध्यान समझना, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ना, तो क्या हुआ था? बहुत लोगों का मौत हुआ। और मौत होने का कारण क्या था कि लोग जैसे घायल हो जाते थे। एक तो डायरेक्ट चलो मर गया बैटल फील्ड में, ऐसा हुआ। दूसरा कहानी ये हुआ कि किसी को मान लो घाव हो गया, किसी का हाथ कट गया, तो हाथ कट गया तो हाथों में ये बैक्टीरिया रहता था, वो संक्रमण उत्पन्न कर देता था और बहुत ज़्यादा, यानी घाव भरने देता नहीं था। तो ये सोचने लग गया है कि मान लो जो मरीज है उसको भी हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या करने लग गया? अध्ययन करने लग गया कि ये इतना ज़्यादा सड़न क्यों उत्पन्न करता है, ऐसा वाला कहानी। ठीक है, और इसको कैसे मैं ख़त्म करूँ, इसके बारे में भी वो सोच रहे थे। ये जो बैक्टीरिया उसको कैसे हम लोग क्या करें? नष्ट करें, क्योंकि ये क्या है आपका? बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। लोगों का बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? इसके कारण मौत हो रहा है। जितने वर्ल्ड वार में नहीं मर रहे हैं, उतना बीमार होकर के फिर, यानी जो बच जा रहे हैं, उनका किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी को गोली लगा है, तो उनका घाव भर नहीं पा रहे, इस कारण मर रहे हैं, ऐसा वाला प्रॉब्लम हो। तो ये जब अध्ययन कर रहे थे तो क्या हुआ, ध्यान से समझना ना, अध्ययन कर रहे थे तो ब्रेड खा रहे थे। ब्रेड को ऐसे साइड में रखे, ठीक है, और ये जो पेट्री डिश था उसको साफ करना भूल गए थे। तो ब्रेड के जो कुछ कण थे वो कुछ कण आ गए कहाँ? यहाँ पास। और ये जो स्टाफाइलोकोकस था उसको क्या करने लग गए? नष्ट करने लग गए। फिर दूसरे दिन जा करके देखा तो ये जो स्टाफाइलोकोकस का कॉलोनी था वो क्या था? मृत था। तो उसके दिमाग में चला, अरे इसको कौन मार दिया? ठीक है, फिर वो थोड़ा सा सर्च किया तो देखा कि इसके अंदर क्या था तुम्हारा, ध्यान समझना, एक कवक था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सा कवक था? पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सा कवक ब्रेड के अंदर पहले क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम था। और ये जो फंगस था, ध्यान समझना,
ये जो फंगस था वो उड़ करके कहाँ चला गया था, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के इस प्लेट के ऊपर। और ये जो पेनिसिलियम नोटेटम था वो एक केमिकल निकालता था, और इस केमिकल का नाम था क्या, पेनिसिलिन। क्या नाम था, पेनिसिलिन। और ये जो पेनिसिलिन था वो स्टेफाइलोकोकस को क्या कर रहा था, नष्ट कर रहा था। यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई एक ऐसा केमिकल निकाल रहा है जिससे वो तो खुद प्रभावित नहीं है, वो खुद तो प्रभावित नहीं है, लेकिन ध्यान समझना, लेकिन वो क्या कर रहा है, दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। मतलब इसके लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इसके लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जीरो बोल रहा हूँ, और जो सामने वाला है उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है, मतलब माइनस बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का जो संबंध रहता है उसको बोलते हैं एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म याद रखना, ये चैप्टर है तुम्हारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का लास्ट उदाहरण है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का भी यही समझा दिया, क्लियर है ना। तो ये कौन सा वाला दिखाता है, ये ध्यान समझना, कौन सा सजीव विद्या दिखाता है, एमेंसेलिज्म। एक एनायन वाला है, ऐसे करके याद रखना, और एक इसके जिंदगी में कुछ फर्क खुद पड़ता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, इस तरीके से आपका किसका खोज हुआ, पेनिसिलिन का, और इसको बोला जाता है वंडर ड्रग। क्या बोलते हैं, वंडर ड्रग। और ये जो पेनिसिलिन जैसे ही आया तो जितने भी तुम्हारे वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, तो वर्ल्ड वार सेकेंड जब चला तो उसमें जितने भी लोग घायल हुए तो उनको ये एंटीबायोटिक से दिया गया, और उसके कारण कई लोगों को क्या हो पाया, जान बच पाया। अच्छा, ये केवल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही बस काम नहीं किया था, इसके साथ एक और वैज्ञानिक था, अर्नेस्ट चैन। कौन सा वैज्ञानिक है, अर्नेस्ट चैन। और एक है हार्वर्ड फ्लोरिक, हार्वर्ड फ्लोरिक, हार्वर्ड, एक मिनट ना, हार्वर्ड फ्लोरिक। इन तीनों को, ठीक है ना, संयुक्त रूप से 1945 में, ठीक है, क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र का। किसके खोज के लिए, और पेनिसिलिन के। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो क्या होता है आपका एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स एक ऐसा केमिकल होता है जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होता है तथा ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, नष्ट करता है। क्या करता है, नष्ट करता है। अच्छा, ये कैसे काम किया होगा, थोड़ा सा डीप जाते हैं। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल रहता है ना बैक्टीरिया का जो सेल वॉल रहता है वो बना रहता है स्यूडोम्यूरिन से। किससे बना रहता है, स्यूडोम्यूरिन से। इसमें नाग और नाम का चयन होता है, किसका, नाग और नाम का। अब ये नाग नाम क्या है बोलो, NAGNAM, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड। क्या है, म्यूरामरिक एसिड। ध्यान से समझो। फिर ये नाग आया, फिर क्या आया, नाम आया, फिर ऐसा यहाँ पास क्या आएगा, नाम आएगा, इधर क्या आएगा, नाग आएगा। समझ आ रहा है ना। तो इनके बीच में ऐसा क्रॉस लिंकिंग बनता है। क्या बनता है, क्रॉस लिंकिंग। अच्छा, ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, नाग नाम ऐसे जुड़ा रहता है, तो ये किसका पार्ट है, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल जो रहता है ना उसमें बना रहता है। तो ये जो पेनिसिलिन रहता है वो जब आता है तो वो इसके क्या करता है, सेल वॉल को ऐसे तोड़ देता है, इसके क्रॉस लिंकिंग को क्या कर देता है, तोड़ देता है, और क्रॉस लिंकिंग को तोड़ करके इस बैक्टीरिया का डेथ करता है। समझ आ रहा है। 100 बात का एक बात ऐसे याद रखना, पेनिसिलिन जो रहता है बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति के नाग और नाम के बीच में बना हुआ क्रॉस आर्म को, नाग और नाम के बीच में बना हुआ क्रॉस आर्म को तोड़ने का काम करता है। कोशिका भित्ति फट जाता है, कोशिका भित्ति जैसे ही फटेगा ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है, ये कहानी रहता है। यहाँ तक समझ आएगा नहीं। पेनिसिलिन का बस कार्यविधि बताया हूँ ना, मैं सभी का नहीं बोल रहा हूँ, सबका अलग अलग तरीका होता है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो एंटीबायोटिक्स एक ऐसे केमिकल होते हैं जो कि बैक्टीरिया या फंगस द्वारा उत्पादित होते हैं तथा दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने का काम करते हैं। इसका खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कैसे खोज किया था, वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है। तो वहीं पास वो अपना गलती से ब्रेड को छोड़कर चला गया था, ठीक है। वो जो ब्रेड था उसमें फंगस उगा हुआ था। कौन सा फंगस था, पेनिसिलियम नोटेटम। उसके कुछ कण उड़ करके कहाँ चले गए, ये जो कल्चर मीडियम बनाया था स्टेफाइलोकोकस का उसके ऊपर, और ये जो कल्चर मीडियम था उसको खाने लग गया, नष्ट करने लग गया। तो उसका दिमाग चला, इसी को तो नष्ट करने वाला मैं खोज रहा था, ये अपने आप मिल गया, अचानक से मिल गया। समझ आ रहा है कि नहीं। और ये कौन सा केमिकल निकाला, उसका नाम रख दिया पेनिसिलिन। इसी को बाद में कहा गया क्या, वंडर ड्रग, ठीक है। 3 वैज्ञानिक, अर्नेस्ट चैन, हार्वर्ड फ्लोरे और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन तीनों को संयुक्त रूप से 1945 में नोबेल प्राइज मिला है। किसका, चिकित्सा का। किसका, चिकित्सा का। और इसका उपयोग इस, ठीक है ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट में बहुत लोगों का डेथ हुआ था, सेकंड में कम लोगों का हुआ। तो कारण क्या था उसका, क्योंकि तुरंत ट्रीटमेंट हो गया। क्या दे दिया गया उनको, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन। क्लियर है कि नहीं। अब कौन कौन सा तुम्हारा एंटीबायोटिक्स है, इसका बहुत सारा उदाहरण दिया है, हमको याद रखना है। सबसे पहला एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है,
पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। वैसे ही एक और याद रख सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। क्लियर है ना? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से, माइसिन है ना, माइसिन ग्रेसियस से प्राप्त होता है। और एक और क्या बोला हूँ मैं तुम लोगों को? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है बोला हूँ मैं? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम से। क्लियर है? ये है आपका क्या? बैक्टीरिया, और ये है आपका क्या? फंजाई। क्या है ये? फंजाई। क्लियर है? और इसके अलावा और बहुत सारे उदाहरण है। टेट्रासाइक्लिन नाम सुने होंगे तुम लोग, टेट्रासाइक्लिन। अरे एंटीबायोटिक से देते हैं ना, हर डॉक्टर के पास जाओगे, जैसे तुमको बुखार हुआ, बुखार का कहानी बताया था मैं तुम लोगों को, ठीक है। बुखार क्यों होता है तुम लोगों को बताया था कि जो एंजाइम रहता है, सूक्ष्म जीव, जो तुमको क्या कर रहा है जो तुमको क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको टेम्परेचर द्वारा क्या करते हैं हम लोग? नष्ट करते हैं। इस कारण जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो पायरोजेनिक इफेक्ट दिखाता है, और पायरोजेनिक इफेक्ट के कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको मनुष्य को तकलीफ है, तो हम लोग क्या खाते हैं? पैरासीटामोल खाते हैं। पैरासीटामोल खा देंगे तो क्या वो बैक्टीरिया मरेगा क्या? नहीं, वो तो पैरासीटामोल केवल और केवल बॉडी के टेम्परेचर को क्या किया है? कम। इस कारण पैरासीटामोल के साथ दिया जाता है एंटीबायोटिक्स। क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक्स। तो हमेशा दोनों को एक साथ लेना है। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो एंटीबायोटिक से क्या करेगा? एंटीबायोटिक से खाओगे तो सूक्ष्म जीव मरेगा, और पैरासीटामोल तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा। क्लियर है? ये कहानी रहता है। समझ आया कि नहीं? इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, ये प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसस से, स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसस से। ध्यान से समझना, एक ज़माना था जिसमें 10 से 15 एकदम भयानक सारा लिखवाया जाता था, ये एंटीबायोटिक से याद करो, उसका ये कारक है। कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता। केवल और केवल तुमको याद रखना है पेनिसिलिन को। किसको याद रखना है? पेनिसिलिन को। किससे मिलता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। जब डॉक्टर बन जाओगे तो पढ़ते रहना ये सब, ठीक है, वही काम करोगे एक टाइम में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, याद रखना, सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हमको मिलता है किससे? सर्वाधिक एंटीबायोटिक्स किससे मिलते हैं हमको? सॉइल बैक्टीरिया से। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ रहते हैं? आपके ज़मीन में रहते हैं। किस में रहते हैं? ज़मीन में। और सॉइल बैक्टीरिया में इसके साथ साथ आपको याद रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना, इसी के अंतर्गत आता है। तो कभी भी सॉइल बैक्टीरिया दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक एंटीबायोटिक से कौन प्रोडक्शन करता है, तो याद रखना है सॉइल बैक्टीरिया प्रोडक्शन करता है, या तो कौन करता है? तुम्हारा स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रजाति। कौन करता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रजाति। दोनों याद रखना है, इसको और इसको। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? आगे बढ़ जाएं? तो ये आपका एंटीबायोटिक्स वाला पार्ट क्या होता है? कंप्लीट, ठीक है, कि एंटीबायोटिक्स के निर्माण में किस तरीके से आपका सूक्ष्मजीव क्या कर रहा है? योगदान दे रहा है, और एक प्रकार से ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग, मनुष्य की ज़िंदगी बचाने के लिए इसका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। मोस्ट टाइम पे टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फुल फॉर्म क्या बोला हूँ? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मीनिंग क्या है? ध्यान से समझना। मान लो मैं एक पात्र लिया, 1 लीटर का पात्र है, इस 1 लीटर के पात्र में मैं क्या किया? ऐसा कोई वेस्ट पानी को डाला, और ऐसे वेस्ट पानी को डालें जैसे सीवेज वगैरह का, इसको डालें सीवेज वगैरह को, मानव मलमूत्र उसमें है, गोबर वगैरह सब चीज़ है, समझ रहे हो ना? जितना ज़्यादा गंदगी हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक वेस्ट, कैसा वेस्ट है वो? ऑर्गेनिक वेस्ट है। अब तुम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वगैरह डाल दोगे, ऐसा वाला नहीं, क्लियर ना? ये क्या है? तुम्हारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। अब ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है ना, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करने वाले कुछ क्या रहते हैं? आपके बैक्टीरिया रहते हैं या जीवाणु रहते हैं। वो इस ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। ध्यान समझना, ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या करते हैं? इन ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं,
और इसको क्या करते हैं, पानी को साफ करने का काम करते हैं। अब जितना ज़्यादा, ध्यान समझना, जितना ज़्यादा गंदा पानी रहेगा उतना ज़्यादा ही तुम्हारा क्या रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा। और वो जो बैक्टीरिया जितना ज़्यादा रहेगा उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या करेगा, मांग करेगा। क्या करेगा, मांग करेगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बीओडी। क्या बोलते हैं, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान समझना, ध्यान समझो क्या बोल रहा हूँ। ऑक्सीजन की वह मात्रा, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कि 1 लीटर पानी में उपस्थित, 1 लीटर ऑर्गेनिक वेस्ट में उपस्थित, ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा इसको ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करके साफ करने के लिए मांग किया जाता है। ध्यान से समझना कैसे परिभाषा दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कि 1 लीटर प्रदूषित जल में उपस्थित ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करने के लिए सूक्ष्म जीवों के द्वारा मांग की जाती है। समझ आ रहा है ना। 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में जितना भी तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको ख़त्म करने का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया कर रहा है। कौन कर रहा है, बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया कितना ऑक्सीजन का मांग करता है इस 1 लीटर पानी में उपस्थित, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीओडी। क्या बोलते हैं, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर पानी में उपस्थित जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ध्यान समझो, 1 लीटर पानी में उपस्थित जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनको खपत करने के लिए, नष्ट करने के लिए इसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है वो जितना ऑक्सीजन का मांग करता है, जितना ऑक्सीजन का मांग करता है, उसी को क्या बोलते हैं, बीओडी। क्या बोलते हैं, बीओडी। मान लो कोई पानी है, उसका बीओडी का मान ज़्यादा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का मांग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का मांग कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि वो पानी उतना ही ज़्यादा क्या है, आपका प्रदूषित है। क्या है, प्रदूषित। तो बीओडी समानुपाती होता है क्या, प्रदूषण की मात्रा, प्रदूषण की मात्रा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। बीओडी क्या होता है, ध्यान समझना। बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा होता है जो कि 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक वेस्ट को खत्म करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा मांग किया जाता है। क्लियर है। जिससे कि 1 लीटर पानी में उपस्थित जितना भी तुम्हारा क्या हो, ऑर्गेनिक वेस्ट हो, वो क्या हो सके, ऑक्सीकृत हो सके। क्या हो सके, ऑक्सीकृत हो सके। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। और जितना ज़्यादा बीओडी रहता है, प्रदूषण उतना ही क्या रहता है, आपका ज़्यादा रहता है। मान लो कोई पानी है, उसमें कितना प्रदूषण है, कितना पॉल्यूशन है कि नहीं, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बीओडी टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, बीओडी टेस्ट। जैसे ये पानी लिया ए जगह का, दूसरा जगह का पानी लिया मैं बी जगह का, समझ आ रहा है ना। यदि यहाँ पास का बीओडी का मान क्या आ गया, ज़्यादा आ गया, तो ए वाला जल ज़्यादा प्रदूषित है किससे, बी से। किससे, बी से। परिभाषा एक बार और याद रखना है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कि 1 लीटर जल में उपस्थित ऑर्गेनिक कंपाउंड को या ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या कर सके, ऑक्सीकृत कर सके, सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या कर सके, ऑक्सीकृत कर सके। यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा मांगा गया मांग है, क्योंकि सूक्ष्म जीव को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए तभी तो ये क्या करेगा, इसको खाएगा ना। बिना ऑक्सीजन की पूर्ति के क्या ये ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीकृत कर पाएगा, क्या नहीं। समझ आया, क्लियर है। जैसे ऐसे समझो, तुमको कोई कंपाउंड को जलाना रहता है, कंपाउंड को जलाना है तो क्या चाहिए तुमको, ऑक्सीजन चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं, तभी तो वो नष्ट होगा ना। ऐसे ही समझो कि मान लो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया इसको खाएगा ऑर्गेनिक वेस्ट को, जिसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो बैक्टीरिया द्वारा मांगा गया ऑक्सीजन का मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीओडी। यदि कोई बैक्टीरिया ज़्यादा ऑक्सीजन मांग रहा है, इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। अब आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एसटीपी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एसटीपी, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वाहित मल, सीवेज वाहित मल उपचार, ध्यान समझना, वाहित मल उपचार, ठीक है ना, वाहित मल उपचार संयंत्र, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब सबसे पहले बात आता है सीवेज किसे कहता है, वाहित मल किसे कहते हैं, ठीक है। घरों से निकलने वाला मल मूत्र, ठीक है, नहाने के बाद का पानी, ठीक है ना, जितना भी तुम्हारे घर का वेस्ट है उन सभी को प्रॉपर जो गटर में जाता है, ठीक है, उनको हम लोग क्या, बड़े शहरों में गटर का कॉन्सेप्ट रहता है ना, उन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीवेज। और ये जो सीवेज रहता है उसमें बहुत सारे रोग कारक रहते हैं, बहुत सारे क्या रहते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट रहते हैं। क्या रहते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट। अब मान लो ये जो तुम्हारा, ध्यान से समझना, जितना भी प्लास्टिक वेस्ट भी इसमें शामिल है, लेकिन सीवेज को प्रॉपर प्लास्टिक वेस्ट को इसमें शामिल नहीं करते। अभी रहेगा
क्योंकि सीवेज में तो आदमी हर चीज़ को डाल रहे हैं ना, क्लियर है। लेकिन याद रखना इसमें मेनली लिया जाता है किसको, ऑर्गेनिक वेस्ट को। किसको लेते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को, जिसको सूक्ष्म जीव क्या कर सके, पचा सके, क्या कर सके, पचा सके, क्लियर है। आज तक कोई भी एक ऐसा संयंत्र नहीं बना है जो कि, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कर सके, कंपटीशन कर सके। मतलब मैं कितना भी केमिकल खोज लूँ और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो कौन अच्छे से काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये फोकट में किया गया उपचार है ना, एक प्रकार से तुम कोई केमिकल नहीं डाल रहे हो ना, बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा पूरा पानी को साफ कर देगा। कैसे करेगा देखते हैं, क्लियर है, ध्यान से समझो। सीवेज क्या होता है ये जान लिए ना। मानव मलमूत्र जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि हमारे घरों से निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, सीवेज। ये सीवेज जो रहता है वो क्या रहता है, रोग कारक रहता है, और इसमें क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है। इसको मान लो मैं नदी नाला में छोड़ रहा हूँ या समुद्र में छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और उसी नदी नाला में तो खाना यानी कि सब्जी वगैरह उगाते हैं ना, वही हमारे घर में आएगा फिर खाना, और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसको क्या करना है, यदि पानी को हम लोग छोड़ रहे हैं नदी नाला या समुद्र में, तो उससे पहले उसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। यानी कि उसमें जितने भी हानिकारक पदार्थ है उनको क्या करना है, हमको अलग करना है, उनको नष्ट करना है। और वो जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सीवेज ट्रीटमेंट। और जिस प्लांट में होता है उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP। और ध्यान से समझना, सीवेज का जो ट्रीटमेंट रहता है वो 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। एक तो होता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, और एक होता है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि यही वाला जो ट्रीटमेंट है, ध्यान समझना, यही वाला जो ट्रीटमेंट है इसमें यूज होता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। किसका यूज होता है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो सबसे पहले होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है क्या, आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। शुरुआत करें क्या, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है। ध्यान से समझना भाई, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सीवेज में क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। और दूसरा काम करते हैं उसका सेडिमेंटेशन। क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन। क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन। ध्यान से समझना क्या होता है। ये दोनों स्टेप है किसका, सबसे पहला जो पढ़ रहे हो आप लोग क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, डायग्राम से और अच्छे से समझ आएगा तुम लोगों को। देखो ये ऐसा हो रहा है, सीवेज आ रहा है। अब ये सीवेज में बहुत प्रकार के कण हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, बहुत प्रकार के कण हैं। तो यहाँ पास क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट चलेगा। यहाँ पास क्या चल रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है, क्लियर है ना। प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसा अलग अलग पार्ट हो जाता है प्लांट का। पहला पार्ट ऐसा है जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है। तो पानी जैसे ही आया तो पानी को सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े बड़े जो तुम्हारा जाली रहेगा उससे रोका जाएगा। तो बड़े बड़े जाली से रोकेंगे, मान लो जिसमें छिद्र क्या है, केवल पानी जा रहा है। तो यहाँ पास क्या होगा, जैसे कि उसके साथ थर्माकोल आ रहा है, प्लास्टिक आ रहा है, झिल्ली आ रहा है, वो सब यहीं पास रुक जाएगा और आगे क्या बढ़ेगा, केवल और केवल पानी बढ़ेगा। उसके बाद उसमें कुछ कुछ बड़े कण रहेंगे तो यहाँ पास और पतला जाली लगाया जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पास क्या कर रहे हो, केवल और केवल फिल्टर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, फिल्टर। तो इसको क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेशन। क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेशन, क्लियर है। इसमें क्या करते हैं, सीवेज में उपस्थित जो बड़े कण रहते हैं उनको अलग किया जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, फिल्ट्रेशन किया। अब फिल्ट्रेशन करने के बाद ध्यान समझना, उसमें बहुत सारा धूल के कण भी हैं। ध्यान समझना, रेत भी आ गया होगा, पानी के साथ क्या आ गया होगा, रेत आ गया होगा, गाद आ गया होगा, कचड़ा लुगदी टाइप से जी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास एक मशीन रहता है जो कि होता है अवसादन मशीन, ठीक है ना। ये क्या करता है, पानी को एकदम तेजी के साथ घुमाएगा, एकदम तेजी के साथ, समझ आ रहा है ना, एकदम ज़्यादा तेजी के साथ ऐसे पानी को घुमाएगा। पानी को घुमाएगा तो क्या होगा, उसमें उपस्थित जितना भी छोटा छोटा कण है वो कहाँ जाएगा, आपके नीचे तली में धीरे से बैठ जाएगा। जैसे तुम लोग पानी को ऐसे घोलते हो ना, गंदा पानी को एकदम लगातार घोल दिए तो थोड़ी देर बाद जो मिट्टी रहेगा वो कहाँ बैठ जाता है, नीचे में। और ऊपर जो पानी रहता है वो क्या हो जाता है, आपका साफ हो जाता है। समझ आ रहा है ना, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है। तो जितना भी तुम्हारा मिट्टी वगैरह का कण है, धूल का कण है, ठीक है, जो गाद है वो कहाँ बैठ जाता है, नीचे में बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है, नीचे में। और जो नीचे में बैठता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। नाम याद रखना है, प्राइमरी स्लज, प्राथमिक अवपंक, प्राथमिक अवपंक। और ये जो बाहर में जो ऊपर में रहेगा पानी, ठीक है ना, जो नीचे में बैठ गया तो वो तो अलग, और जो ऊपर में रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट, हिंदी नाम मेरे को नहीं पता है। प्राइमरी इफ्लुएंट क्या बोलते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। समझ आया कि नहीं।
तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट जब होता है तो उसमें बड़े कणों को क्या किया जाता है, फिल्टर करके अलग किया जाता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, सेडिमेंटेशन किया जाता है, जिसमें जो मिट्टी के कण वगैरह रहते हैं या गाद वगैरह रहता है वो नीचे में आकर के बैठ जाता है, और ये जो हमको मिलता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। और उसके ऊपर जो पानी रहता है इसमें बहुत सारे क्या है, रोग कारक हैं, ठीक है, बहुत सारे सीवेज वाटर है ना ये, तो नीचे तो स्लज बैठ गया, उसके अलावा बहुत सारे रोग कारक इसमें है। ये पानी अभी भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, गंदा है, मतलब इसका जो बीओडी है उसका मान क्या एकदम ज़्यादा हाई है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसको बोल रहे हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, इसको बोल रहे हैं क्या हम लोग, प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है। प्राथमिक बहिस्त्राव, हिंदी नाम लिख लो, कई बार आ जाएगा तुम्हारे, स्कूल वाले लोग बोलेंगे प्राथमिक बहिस्त्राव। क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक बहिस्त्राव। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब ये जो प्राथमिक बहिस्त्राव रहता है यानी कि प्राइमरी इफ्लुएंट रहता है, अब इसको हम लोग आगे भेजेंगे कहाँ पास, आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ भेजेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पहला स्टेप समझ आया कि नहीं सबको, ट्रीटमेंट में ध्यान समझना। पहला वाला हो गया क्लियर, ये वाला पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ ना। अब यहाँ पास कितना प्रकार का टंकी रहेगा, ध्यान समझना, ठीक है। जैसे कि ध्यान से समझो, यही प्राइमरी ट्रीटमेंट जहाँ हुआ है वहीं हुआ है ना, यहाँ पास फिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ पास क्या हो गया, सेडिमेंटेशन, यहाँ पास से पानी निकल गया, प्राइमरी इफ्लुएंट। यहाँ तक क्लियर है, ये दो ठोक हो गया, ये दो स्टेप हो गया किसमें, प्राइमरी ट्रीटमेंट में। अब यहाँ पास जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, ध्यान समझना, जैसे वो आगे बढ़ेगा यहाँ पास कितना टंकी रहता है, 3 ठो। कितना टंकी रहेगा, 3। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं तुमको समझाते जा रहा हूँ ना, ध्यान दो। इसका वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है, वास्तविकता के लिए तुमको वीडियो दिखाया जाएगा, ठीक है। कितना टंकी रहता है यहाँ, 3 टंकी रहता है। एक को बोलते हैं एयरेशन टैंक, पहला टंकी रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एयरेशन टैंक। दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टैंक। पहला रहता है आपका एयरेशन टैंक, दूसरा होता है आपका क्या, सेटलिंग टैंक, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आपका होता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या बोलते हैं, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एक मिनट रुको, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, क्लियर है। एनएरोबिक अवायवी, अवपंग पाचक, हिंदी नाम याद नहीं रखना है लेकिन तुमको इंग्लिश नाम ही याद रखना है, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश नाम याद रखना है। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर रहता है। एक होता है एरेशन टैंक, वायवी टंकी बोलते हैं, ठीक है। सेटलिंग टैंक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं निस्सादन टैंक, अवसादन टैंक, निस्सादन टैंक बोलते हैं, निस्सादन टैंक नहीं याद रखना है भैया, सीधा इंग्लिश नाम याद रखना। एरेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। असल में होता क्या है, यहाँ से आया है प्राइमरी इफ्लुएंट। कौन आया, प्राइमरी इफ्लुएंट। जैसे ही प्राइमरी इफ्लुएंट आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास वायु पंप द्वारा यहाँ भेज देंगे। यहाँ पास पहले से उपस्थित रहता है फ्लॉक। क्या उपस्थित रहता है, फ्लॉक। फ्लॉक क्या है, ध्यान से समझना। ये जो आपका फंगस रहता है, फंगस ऐसा रेशेदार संरचना रहता है, इसको माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। और माइसीलियम के ऊपर लगा रहता है आपका क्या, बैक्टीरिया। क्या लगा रहता है, बैक्टीरिया। क्लियर है ना, यानी कि फंजाई प्लस बैक्टीरिया, फंजाई प्लस बैक्टीरिया, इन दोनों का जो अरेंजमेंट है उनको एक साथ हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। ये जो फ्लॉक्स रहता है इसमें उपस्थित जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको खाना शुरू कर देता है। कौन, एरेशन टैंक में आपका कौन, फ्लॉक्स। कौन खाना शुरू कर देता है, फ्लॉक्स। क्लियर है कि नहीं। और जिससे यहाँ पास जो बीओडी था, जिसका मान क्या था, एकदम ज़्यादा हाई था, अब वो बीओडी का मान यहाँ पास क्या होने लग जाएगा, कम। क्या होने लग जाएगा, कम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब इसके बाद जैसे ही, ध्यान से समझना, बीओडी का मान यहाँ पास जैसे ही कम होगा तो यहाँ पास उपस्थित जो इफ्लुएंट है, यानी कि यहाँ पास जो उपस्थित पानी है, उसको हम लोग भेजेंगे कहाँ पास, सेटलिंग टैंक में। कहाँ भेजेंगे, सेटलिंग टैंक में, ठीक है। अब ये जो सेटलिंग टैंक रहेगा, यहाँ पास भी उपस्थित रहता है फ्लॉक। कौन उपस्थित रहेगा, यहाँ पास भी उपस्थित रहेगा आपका कौन, फ्लॉक। और ये जो फ्लॉक रहेगा उसको, ठीक है ना, ये जो अब फ्लॉक रहेगा उसको हम लोग डाइजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, डाइजेस्ट है, इसको पाचन करेंगे, यानी सूक्ष्म जीवों को पाचन करेंगे। और ये जो तुम्हारा सूक्ष्म जीव रहेगा वो नीचे आकर के यहाँ पर जमा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। यहाँ पास प्राप्त होता है उसको क्या बोले थे, प्राइमरी स्लज।
याद आ रहा है? ठीक है, इसमें क्या था, उसको क्या बोले थे, प्राइमरी स्लज। लेकिन यहाँ पास जो प्राप्त है उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फ्लॉक का स्लज है। किसका है? फ्लॉक का, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे काम का था उसको पाचित करके नीचे में रखें। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये एक्टिवेटेड स्लज जो रहता है इसको हम लोग, ठीक है ध्यान से समझना, एक्टिवेटेड स्लज है, यहाँ पास इसका जो कुछ भाग रहता है उसको हम लोग यहाँ पास फिर से भेजते हैं एरेशन टैंक में, ताकि फ्लॉक का जो मात्रा है जो यहाँ पास पाचित हुआ है कुछ को यहाँ भेजते रहो, जैसे इनोकुलम डोज के रूप में। कौन से रूप में? इनोकुलम डोज के रूप में। इनोकुलम डोज के रूप में। तो दो ठोक का भाग समझ आ गया कि नहीं? इनोकुलम डोज मतलब क्या होता है, जैसे दही रहता है, दही बनाना रहता है तो क्या करते हैं, दूध रहता है, उसमें थोड़ा सा जो दही पहले से बचा रहता है उसको डालते हैं, फिर नया दही बन गया तो उसका थोड़ा सा जामन निकालेंगे, फिर उसको आगे जो दूध रहेगा उसमें डालते हैं, तो थोड़ा मात्रा ही जरूरी रहता है ना, तो उसको बोलते हैं इनोकुलम डोज। क्या बोलते हैं? इनोकुलम डोज। वह न्यूनतम मात्रा जो कि क्या कर सके, आपका सक्रिय कर सकता है सामने वाले। क्लियर है ना? रोग फैलाने के लिए रहता है। तो यहाँ पास से जो फ्लॉक रहेगा ना, जिसको पाचन के कुछ को बचाया रहता है और यहाँ डाल देते हैं, तो ये क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों टैंक समझ आया कि नहीं? तीसरा एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब उसके बाद जो भी तुम्हारा यहाँ माल मटेरियल है जितना भी बचा है उसको पूरी तरीके से यहाँ पास क्या करने के लिए, पाचन करने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ अवायवीय स्थिति है, यहाँ वायु था लेकिन यहाँ वायु नहीं है, एन एरोबिक बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ वायु नहीं है, तो वायु की अनुपस्थिति में इनका पूरी तरीके से पाचन होगा। और यहाँ पास किस गैस का निर्माण होगा? CO2 गैस का, H2S गैस का, मेथेन गैस का, इन सब का निर्माण होगा। और इसका उपयोग हम लोग किस में कर सकते हैं, अपने यानी कि भोजन बनाने वगैरह के लिए कर सकते हैं। मार्स गैस है तो मेथेन गैस का उपयोग, बिजली बल्ब जलाने में भी इसका उपयोग हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? और देखो पानी तो आपका क्या हो गया है, साफ हो गया। अब ये जो पानी है उसको हम लोग बाहर भेज सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पास जो पानी निकलेगा यहाँ से उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इफ्लुएंट। सेकेंडरी इफ्लुएंट। क्लियर है? तो इसको एक बार अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैं आप लोगों को समझाते जा रहा हूँ, एक मिनट ना। एक मिनट रुको, क्या डायग्राम से ना एकदम क्लियर कट तुमको समझ आ जाएगा अच्छे से। ध्यान से समझने का कोशिश करो, देखो आप इसको। ठीक है, होता क्या है, जैसे कि तुम्हारा जो सीवेज का पानी है, सीवेज का पानी आया, ठीक है, इसको सबसे पहले क्या किए, फिल्ट्रेशन किए। क्या किए? फिल्ट्रेशन किए। फिल्ट्रेशन किए तो देखो पहले बड़े, ध्यान से समझना, बड़े बड़े आकार के किससे पास करा है, जाली से करवाएं, उसके बाद छोटे छोटे आकार के। तो पहले तो जो बड़ा बड़ा पार्टिकल रहेगा वो रुकेगा, फिर छोटा पार्टिकल, फिर छोटा पार्टिकल। क्लियर है? उसके बाद जैसे ही वो हो गया उसका सेडिमेंटेशन किए। क्या किए? सेडिमेंटेशन। तेजी के साथ उसको घुमाए। तेजी के साथ घुमाओगे तो ध्यान समझना, जो धूल का कण रहेगा, मिट्टी वगैरह रहेगा, गाद वगैरह रहेगा, वो नीचे में आकर के जमा हो जाएगा। और जो पानी रहेगा वो, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आगे चला जाएगा। जो आगे जाएगा उसको प्राइमरी फ्लुएंट बोलूँगा, और जो नीचे बैठ गया उसको क्या बोलूँगा? प्राइमरी स्लज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्लज। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। अब ये जो प्राइमरी स्लज है यहाँ पास हो गया, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब क्या होगा इसका? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अच्छा, प्राइमरी फ्लुएंट का BOD का मान क्या रहता है आपका? ज़्यादा रहता है। प्रदूषण बहुत ही उसमें क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। ये बोला हूँ। सबसे पहला टैंक है एयरेशन टैंक। कौन सा टैंक है? एयरेशन टैंक। उसमें गुजारेंगे। एयरेशन टैंक में क्या होता है? एरोबिक डाइजेशन होता है। वायु की उपस्थिति में पाचन होगा। किनका? सूक्ष्म जीवों का। किसका? सूक्ष्म जीवों का। जिससे जो तुम्हारा ऑर्गेनिक वेस्ट है वो घुल जाएगा, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पास इस काम को कौन करता है? फ्लॉक करता है। कौन करता है? फ्लॉक। फ्लॉक में क्या क्या चीज़ रहता है बोलो मैं तुम लोग को? दो चीज़ रहता है, बैक्टीरिया प्लस फंजाई। क्या रहता है? फंजाई। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पास ध्यान समझना, यहाँ पास पूरा तरीका से क्या किए हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? नष्ट कर दिए। जो रोग कारक है उसको कौन खत्म किया है? फ्लॉक। अब यहाँ पास से ध्यान समझना, यहाँ पास से जो ये पानी है जो साफ हो चुका है उसको भेजा जाएगा कौन से टैंक में? सेटलिंग टैंक में। कौन से टैंक में भेजा जाएगा? सेटलिंग टैंक। सेकंड नंबर का टैंक है सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में जब भेजोगे, ध्यान से समझना,
सेटलिंग टैंक में जब भेजेंगे तो ये जो फ्लॉक रहेगा उसका डाइजेशन होगा। किसका डाइजेशन होगा? फ्लॉक का। जो यहाँ काम कर रहा था बेचारा ये, इसको आकर के यहाँ क्या किया जाएगा? मात्रा को कम किया जाएगा। और इसका जो स्लज बनेगा, नीचे में जो खादा बनेगा, समझ रहे हो, नीचे में जो अवपंक बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड स्लज। अच्छा हाँ, और इसका जो कुछ मात्रा रहता है यहाँ आया ही देख, तो इनोकुलम डोज के रूप में यहाँ भेजा जाता है। अब आया समझ? यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पास से जो तुम्हारा पानी था वो साफ हो चुका है, चूँकि ये पूरा साफ कर दिया था। ध्यान से देखो, पानी को साफ करने वाला जो बैक्टीरिया था, फ्लॉक था, वो पानी को साफ कर दिया है। फिर आगे ले गए, फ्लॉक भी बाहर मत निकल जाए, इस कारण फ्लॉक को क्या किए? यहाँ नीचे में सेटल्ड करके रख दिए और उसका नाम रख दिए क्या? एक्टिवेटेड स्लज। इसका कुछ मात्रा को फिर से इसमें भेज दिए। क्लियर है? और ये जो तुम्हारा साफ पानी है वो आगे बढ़ गया, और ये जो साफ पानी आगे बढ़ा उसको बोल रहा हूँ सेकेंडरी इफ्लुएंट। क्या बोल रहा हूँ? यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? जिसका बीओडी का मान क्या था आपका? कम था। अब ये जो बना हुआ है खाद, इसको हम लोग निकाल करके एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे। यहाँ पास जब डालेंगे तो यहाँ पास अवायवी कंडीशन है। अवायवी कंडीशन में किसका निर्माण होगा? आपका CO2 का निर्माण होगा, H2S वगैरह का निर्माण होगा, मेथेन गैस का निर्माण होगा। और इस मेथेन गैस का उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं? भोजन बनाने के चूल्हे के रूप में उपयोग हो सकता है, लाइट उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये कहानी है आपका पूरा प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। तो इसमें जो शुरुआत का जो 2 पद था वो क्या है आपका? प्राइमरी ट्रीटमेंट। सबसे पहला क्या हुआ है? फिल्ट्रेशन हुआ है, और दूसरा सेडिमेंटेशन हुआ है। उसके बाद ये जो 3 स्टेप हुआ है, जो सबसे पहला एरेशन टैंक में, दूसरा सेटलिंग टैंक में, और तीसरा फिर कहाँ हुआ है? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। इन तीनों को सम्मिलित रूप से आपका बोला जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इस तरीके से आपका जो पानी रहता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, गंगा नदी को साफ करने के लिए बनाया गया था गंगा एक्शन प्लान। क्या बनाया गया है? गंगा एक्शन प्लान, भूलना नहीं, गंगा एक्शन प्लान गंगा नदी को साफ करने के लिए बनाया गया है। 1986 में प्रारंभ किया गया था। कौन सा सन में? 1986 में। इसमें ये बोला था, ध्यान से समझना, ठीक है, कि जो वाहिद मल है उसको डायरेक्ट गंगा नदी में प्रवाहित नहीं करना है, उसको पहले क्या करना है? उपचारित करना है। क्या करना है? उपचारित। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और दूसरा बनाया गया था यमुना एक्शन प्लान। क्या बनाया गया है? यमुना एक्शन प्लान। यमुना एक्शन प्लान। और यमुना एक्शन प्लान के लिए भारत सरकार और जापान सरकार, भारत सरकार प्लस जापान सरकार दोनों का द्विपक्षीय योजना है। ठीक है ना? दोनों के दोनों इसमें क्या कर रहे हैं? यमुना एक्शन प्लान के ऊपर आपका काम कर रहे हैं। क्लियर है ना? और इसके लिए आर्थिक सहायता कौन कर रहा है? जापान। कौन कर रहा है? जापान। ठीक है ना? जापानीज बैंक फॉर इंटरेक्शन कॉरपोरेशन ऐसा होता है, तो वो क्या कर रहा है? आर्थिक सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है? आर्थिक सहायता। एनसीईआरटी में नहीं है ज़्यादा, उतना ज़्यादा इसका डिटेल, सिर्फ नाम याद रखना है। गंगा नदी को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान, यमुना के लिए यमुना एक्शन प्लान। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? अच्छा, और ये जो पूरा कहानी है ना, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? आपका भारत सरकार और वन मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार प्लस किसके द्वारा? वन मंत्रालय। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। गंगा एक्शन प्लान है और एक यमुना एक्शन प्लान है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो आपका ये जो टॉपिक था कौन सा वाला? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो पूरी तरीके से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक बार और देख लो, इसके एकदम मस्त फ्लो चार्ट भी बनाए थे हम लोग, ताकि आपको आसानी से याद हो। देखो, सीवेज है, सीवेज में क्या है आपका? ध्यान देना, सीवेज है उसमें अनडिजॉल्व डिजॉल्व वेस्ट है, मतलब एक अघुलनशील और एक घुलनशील आपका वेस्ट पदार्थ है। तो क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है इसमें जो आपका अनडिजॉल्व वेस्ट होता है उसको अलग कर दिया जाता है। किसको कर दिया जाता है? अनडिजॉल्व को, जो घुलता नहीं है, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, थर्माकोल हो गया, समझ आ रहा है ना, कंकड़ पत्थर हो गया, उन सभी को क्या कर दिया जाएगा? अलग। कैसे कैसे करके करते हैं? फिल्ट्रेशन करके और सेडिमेंटेशन करके। उसके बाद इसमें हमको प्राप्त होता है प्राइमरी स्लज और एक प्राप्त होता है प्राइमरी इफ्लुएंट। ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट रहता है केवल इसमें क्या रहता है? डिजॉल्व वेस्ट रहता है। इसको हम लोग भेजते हैं कहाँ? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ भेजते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले एरेशन टैंक में भेजते हैं, जहाँ एरोबिक डाइजेशन होता है। किसके माध्यम से? फ्लॉक के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? फ्लॉक्स के माध्यम से। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद पानी को कहाँ भेजा जाता है? सेटलिंग टैंक में। यहाँ फ्लॉक्स का क्या होता है? पाचन होता है, और हमको क्या मिलता है? एक्टिवेटेड स्लज। क्या मिलता है? एक्टिवेटेड स्लज। और ये जो एक्टिवेटेड स्लज रहता है उसका कुछ मात्रा फ्लॉक्स के में किस रूप में भेजा जाता है? इनोकुलम डोज के रूप में। कौन से रूप में? इनोकुलम डोज के रूप में। डोज, DOSE, इनोकुलम डोज के रूप में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए।
अच्छा, उसके बाद ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, ध्यान समझना, एक्टिवेटेड स्लज है, इसको भेजा जाता है कौन से बर्तन में, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। देखो तो पहला टैंक को T1 बोला हूँ, दूसरा टैंक T2 और ये तीसरा टैंक T3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। अच्छा, सेटलिंग टैंक से जो सेकेंडरी फ्लूएंट निकला है उसको हम लोग या तो रिवर में भेज देंगे या फिर उसका एक बार और टर्सरी ट्रीटमेंट करेंगे, केमिकल वगैरह डाल देंगे, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, उसके बाद पानी में छोड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो ये जरूरी नहीं रहता, कई बार इसको बस सीधा डायरेक्ट पानी में छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को याद करना, पूरा पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। क्लियर है। हमेशा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आएगा तो तुम लोगों को पहले तो उसके बारे में डिटेल, उसके बाद उसका डायग्राम, बुक में नहीं है बिल्कुल भी डायग्राम, हम लोग बनाए हैं इसको, ठीक है ना, डायग्राम, और उसके बाद इसका क्या बना देना, फ्लो चार्ट, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है। कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है।